नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहता। आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समसामयिक नवीन प्रवृत्तियां एवं मुद्दे इसका अध्ययन करना है। इसका अध्ययन हमारा पूर्व वाले वीडियो से चल रहा है, उसको आगे जारी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था हमने पढ़ा निरंतर बदलती जा रही है और उसके बदलाव के 3 कारण मुख्य रहे। 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो व्यवस्था होती उसके बदलाव के 3 कारण मुख्य रहे। एक तो ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। तीसरा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन। अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां और मुद्दे कौन कौन से हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव है। इसमें हमने एक जो मुद्दा था हमारा शीत युद्ध का अंत, इसका अध्ययन हम पूर्व में कर लिया था। शीत युद्ध का अंत, इन 3 घटनाओं में एक घटना के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का अंत हो गया। अर्थात जो विश्व की राजनीति में साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद की अवधारणा था उसका अंत हुआ। दूसरा, नवीन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय विश्व 1991 से पूर्व द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था 2 ध्रुवीय थी। एक साम्यवाद था, एक पूंजीवाद था। साम्यवाद का या रशिया का 1991 में 15 देशों के रूप में स्वतंत्र होना एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तीसरा था साम्यवादी गुट का अवसान। साम्यवादी गुट का अवसान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के लगभग 10 देशों में 10 बड़े देशों में साम्यवाद था। ये साम्यवाद धीरे धीरे 1989 से लेके 1991 तक अवसान हो गया। 1989 में हंगरी में हो गया, 1990 में पोलैंड में हो गया, 1990 में पूर्वी जर्मनी में हो गया, 1990 में रोमानिया में हो गया। इस प्रकार से चौथी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था जर्मनी का एकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य मुद्दा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के परिणाम स्वरूप ही विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। 5वां था गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। अब मुख्य बात यह है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है जब हम रूस साम्यवाद का अवसान बोलते हैं, रूस का विघटन बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती, क्योंकि विश्व में गुट है ही नहीं। फिर भी विश्व के 120 देश गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य हैं और वो हर वर्ष अपना शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय जिसमें उनके देशों की संख्या 51 थी, वर्तमान में 193 हो गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा परिवार हो गया है। अब सदस्य संख्या बढ़ने में एक
महसूस किया गया, ये महसूस किया गया कि इनके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 24 करने का सुझाव दिया। ये सुझाव दिया सुरक्षा परिषद में मांग पकड़ती है। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की 24 की मांग होती। उसमें दो तरीके से 24 की मांग होती। एक तो ये थी कि स्थायी संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले हमारे 5 और 6 11 हो जाए, और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो पहले 10 है, 10 और 1 12 यानी 24 कर दी जाए। दूसरा विकल्प ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या तो पहले की तरह 5 ही बनी रही, पर 8 सदस्यों की नई श्रेणियां दे दी जाए और अस्थायी सदस्यों की संख्या में 1 वृद्धि कर दी जाए। तो ये दो विकल्प है जिसमें सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर चर्चा हुई, बड़ा परिवार होने पर एजेंडा पर चर्चा हुई। ये हमने यहां तक का जो है पूर्व वीडियो में कर लिया था। आज जो शुरू होगा नंबर 7वां है सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में सैनिक गठबंदियां बिछाने की प्रवृत्ति थी। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी संधियां अस्तित्व में है। अब इनका हवास होना शुरू हो गया। वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया। नाटो नाम मात्र का संगठन रह गया और नाटो में बुनियादी परिवर्तन हुए। शीत युद्ध की कमी के बाद नाटो के लिए जो समझौता था वो शिथिल हो गया। चीन समर्थक अल्बानिया 1968 में इस समझौते से पृथक हो गया। रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया ने भी इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। पोलैंड के श्रमिक आंदोलन ने भी इस समझौते का विरोध किया। दोनों शक्तियों के मध्य में शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि एक शक्ति रही नहीं। तनाव शिथिलता के युग में रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने वार्सा पैक्ट तथा नाटो जैसे सैनिक गठबंधनों को समाप्त करने का सुझाव दिया। सुझाव में वार्सा पैक्ट सैन्य गठबंधन को 31 मार्च 1991 को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा 8वां है नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव क्योंकि पश्चिमी यूरोप के कमजोर होने के परिणाम स्वरूप एक बात निश्चित देखी गई कि नाटो का प्रभाव था वो कम हो गया और नाटो का फैलाव था पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ना शुरू हो गया। पूर्वी यूरोप की ओर नाटो का प्रभाव होना शुरू हो गया। ये मुख्य बात थी, मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट है नाटो के पूर्व की ओर फैलाव की बात करते हैं। रूस ने 1991 में नाटो के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु उस पर अमल नहीं हो पाया। हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन और येल्त्सिन के बीच जिन 5 समझौतों में घोषणा की हुई उनमें नाटो और रूस के बारे में समझौता भी शामिल है। कहा गया कि मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों में पहले वार्सा पैक्ट संगठन में शामिल थे और नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। जितने लोग पहले वार्सा पैक्ट में थे, जितने देश पहले वार्सा पैक्ट में थे, उन्हें नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देश पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य को जुलाई 1997 में नाटो का सदस्य बना दिया। विस्तार की इसी योजना के अंतर्गत 29 मार्च 2004 को नाटो ने यूरोप के 7 सदस्यों को सम्मिलित कर दिया।
इन राज्यों में 6 राज्य ऐसे थे जो साम्यवादी ग्रुप या वार्सा पैक्ट के सदस्य रह चुके। ये राज्य है बुल्गारिया, लाटविया, एस्तोनिया, रोमानिया, लिथुआनिया तथा स्लोवाकिया। नाटो में रूस ने दस्तक दे दी। पूर्वी रूस के राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बाचोव के अनुसार नाटो को पूर्व की ओर फैलाव गंभीर नतीजे देता है और द्वितीय विश्व के बाद पश्चिमी देशों में ये बड़ी फूट। नेक्स्ट है बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। सोवियत नागरिकों ने पिछले 75 वर्षों में एक कड़वा फल चखा था। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहद बेहतर यंत्र बनाने के लिए कम्युनिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न किया, किंतु उनका यह प्रयत्न निराशाजनक असफल रहा। 1989 के अनेक जो देश थे उनमें कम्युनिज्म साम्राज्य ताश के महल की भांति धराशायी हो गया। अर्थात 1991 में आते आते साम्यवाद का अवसान हो गया, साम्यवाद हमारा कमजोर हो गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के नागरिकों के सामने अब इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि वे साम्राज्यवाद को अपने देश की गंदगी की तरह साफ कर दे, साम्यवाद को गंदगी की तरह साफ कर दे और उन्नति के लिए नवीन उपायों की खोज करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुक्त अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद में अपनी क्षमता को पिछली 2 शताब्दियों में यह सिद्ध किया हुआ है। अतीत और वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियां पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेती रही, किंतु कोई भी प्रणाली इतनी उत्पादनशील नहीं होती जितनी हमने मुक्त व्यापार व्यवस्था को शुरू किया, मुक्त बाजार व्यवस्था को शुरू किया या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को शुरू किया। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था एक साम्यवाद जैसा कृत्रिम सिद्धांत न होकर प्राकृतिक सिद्धांत जो मानवीय स्वभाव में गहरी पैठ बनाई हुई है। इसके साथ ही पूंजीवाद में नई स्थितियों और वातावरण को बदलने की प्रशंसनीय लचीलापन थी। आज जिस पूंजीवाद को हम अमेरिका और पश्चिम यूरोप में देखते हैं वह पहले जैसा पुरातन तंत्र न होकर बहुत कुछ उन्नत, प्रगतिशील और मानवीय आर्थिक प्रणाली है। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, मुक्त व्यापार प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार और बाजारों समाज, आर्थिक समाज, इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट है हमारा यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। यूरोप की एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचय था। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया था, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक और सोवियत पिछड़ू राष्ट्र। पिछले 1 दशक से यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया काफी तीव्र हुई। साम्यवाद और पूंजीवाद, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नाटो और वार्सा पैक्ट का कृत्रिम विभाजन अब समाप्त हो गया। यूरोपीय संघ का निर्माण प्रगति पर है। जनवरी 1999 में संयुक्त यूरोपीय मुद्रा का औपचारिक चलन प्रारंभ किया गया, जिसमें 15 देशों ने एक मुद्रा को स्वीकार किया। 11 दिसंबर 1991 को संपन्न मैड्रिड संधि यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। इस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय के देशों के समान मुद्रा का चलन हुआ। संधि के अनुसार मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 से एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। 1 मई 2004 को यूरोप के इतिहास को महत्वपूर्ण घटना हुई।
10 नए राज्यों में 10 जो नए राज्य थे उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें 8 देश साम्यवादी गुट के सदस्य रहे थे। यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदमों में हमने चर्चा की। पूर्व और पश्चिमी यूरोप, जर्मनी और पश्चिमी पूर्व और जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, एक मुद्रा का चलन। इस प्रकार 2005 को उस समय स्थिति उत्पन्न हुई जब यूरोपीय संघ के संविधान की फ्रांस में 55% जनता ने जनमत संग्रह में ठुकरा दिया। उसके बाद नीदरलैंड की जनमत संग्रह ने संविधान को अस्वीकार कर दिया। दोनों देश यूरोपीय संघ के जन्मदाता थे। मई जून 2005 में यूरोपीय संघ की दुनिया ही बदल गई। संघ के जन्म देने के बाद संविधान को नकार दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के खासे घरेलू कारण भी रहे। दोनों देशों ने चुनी हुई सरकारों के प्रति अच्छी खासी नाराजगी है। फ्रांस के सिराग को ना पसंद किया गया। पोलैंड में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक भी आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहने के कारण अलोकप्रिय हो गई और यूरोपीय संघ के पालने पोषणे में पोलैंड का योगदान बढ़ा था। यूरोपीय संघ के बजट में सर्वाधिक पैसा पोलैंड ही लगाता था, लेकिन यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो ने उसके व्यापार व्यवसाय को अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा। यूरोप कहते डच मतदाता यूरोपीय संघ में तुर्की के संभावित प्रवेश से भी नाराज थे। नाराजगी तो रोमानिया बुल्गारिया में प्रवेश देने पर भी थी, लेकिन तुर्की के मामले में मुस्लिम विरोधी भावनाएं भी काम कर रही हैं। यूरोप के आम लोगों के मन में भविष्य का सवाल है, आगे क्या होगा? क्या यूरोप का संविधान उसकी राष्ट्रीय पहचान को निगल जाएगा? 13 दिसंबर 2007 को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने यूरोप के संघ की प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण संधि का नंबर का हस्ताक्षर किया, जिसमें उनकी संख्या 28 हो गई। इस संधि में प्रस्तावित संविधान के स्थान पर लागी गई थी, जिसमें फ्रांस और नीदरलैंड में 2005 के जनमत संग्रह को खारिज कर दिया गया। यह संधि 2009 में लागू हो गई। यही संधि यूरोप के केंद्र की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। 11वां है हमारा नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद। विकासशील देश उपनिवेश का विरोध कर रहे हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं, किंतु हाल ही में गेट के महानिदेशक आर्थर डुकेल के प्रस्ताव में नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ गया। परंपरागत रूप से गेट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता रहा, जिसमें मुख्यतः निर्मित माल भी सम्मिलित है, जबकि यूरोपीय वार्ता में 8वें दौर में इस सत्ता को हटाकर वार्ता का विस्तार किया गया। पहली वार्ता में 4 नए क्षेत्र शामिल किए गए नव उपनिवेशवाद के नाम से। व्यापारवाद से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपत्ति अधिकार से संबंधित पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार और कृषि। इस प्रकार से 4 समझौतों को नव उपनिवेशवाद में शामिल किया गया। गेट वार्ता की सूची में यह क्षेत्र विकसित देशों के आदेशों में शामिल किया गया। विकासशीलों की दृष्टि से गेट समझौते का सर्वाधिक ऋणात्मक पहलू यह है कि केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, इसमें कृषि, सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी विदेशी निवेश की वस्तुओं सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया है। इस समझौते में विकासशील देशों की मांगों तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, केवल विकसित देशों के ही फायदे की बात हुई। गेट समझौते में स्वीकार कर लेने से विकासशील देशों के विकास के उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। कृषि के क्षेत्र में पेटेंट कानून लागू हो जाने से विकासशील देशों में विकसित देशों में कृषि संबंधी तकनीकी खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना होता है। गेट समझौता नव विकासवाद का प्रतीक है। विकासशील देश एक ऐसी नई नीतियां थोपने लगा है जिससे विकास में असमर्थन है। इस प्रकार से हम नव विकासवाद की बात करते हैं। नंबर 12 है राष्ट्रपति बुश की उसकी नई अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति बुश की नई विश्व व्यवस्था।
इसी नव उपनिवेशवाद की कड़ी में नव उपनिवेशवाद के बाद खाड़ी युद्ध समाप्ति के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई अर्थव्यवस्था की बात की, किंतु उस समय इनकी ये नई अर्थव्यवस्था अवधारणा स्पष्ट नहीं थी कि नई अर्थव्यवस्था कैसी होगी। ऐसा लगता है कि उनकी नई विश्व अर्थ का अर्थ था संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर अमेरिका वर्चस्व स्थापित करना। अणु अप्रसार संधि पर फ्रांस, चीन, जापान जैसे देशों में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना। पश्चिमी एशिया समस्या पर समाधान अमेरिकी ढंग से कराना। भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी देने की मंशा रखने वाले रूस को धमकी देना। आज अमेरिका समूचे विश्व को आर्थिक सुधारों के नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने का मंच बना चुका है। अमेरिकी नीतियों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को आर्थिक तथा वित्तीय कठिनाइयों को झेलने को तैयार रहना होगा, चाहे वो गेट समझौते के नाम पर दंगल प्रस्ताव हो या धारा 301 से सुसज्जित श्रीमती कार्ला हिल्स की धमकियां, फिर अपरमाणु प्रसार संधि NCBT पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर डाले जाने वाला दबाव हो। हर क्षेत्र में थोड़ी सी गहराई पर उतरने का प्रयास किया जाएगा। सिर्फ एक ही तथ्य सामने आता है, नई जो मुद्दे हैं उनमें एक ही तथ्य सामने आता है, वह अपने व्यापारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अमेरिका किसी भी सीमा तक जा सकता है। गेट समझौते में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और दूसरे विकासशील देश त्रस्त हो। इसके उपबंधों में यूरोपीय समुदाय के देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कृषि प्रधान देश भी प्रधान है। कृषि पर से सब्सिडी हटाने के डंकल प्रस्ताव का सबसे मुख्य विरोध जर्मनी में हुआ। चाहे गेट समझौता हो, परमाणु अणु अप्रसार संधि हो, चाहे प्रशिक्षण पात्र टेक्नोलॉजी हो, नियंत्रण व्यवस्था हो, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ही क्यों ना हो, ये सारी संस्थाएं आज किसी न किसी रूप से अमेरिका की जेबी संस्थाओं में परिणित हो चुकी है, अमेरिका की वीटो के तहत आ चुकी है। नेक्स्ट है यूरोप में विघटन की प्रवृत्तियां। यूरोप में विघटन की प्रवृत्तियां, यूरोप में विघटन की प्रवृत्तियां। पिछले वर्षों के दौरान सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की समाप्ति, उदारीकरण, लोकतांत्रिकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया। दूसरा ऐसा देश यूगोस्लोवाकिया था, जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था, विश्वव्यापी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हुआ था, लेकिन वह क्रोएशिया, स्लोवाकिया, बोस्निया हर्जगोविना, मैसेडोनिया, यूगोस्लोवाकिया जैसे छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गई। खंडित यूगोस्लोवाकिया का नाम बनाए रखने की भूल सर्बिया ने की। मॉन्टेनेग्रो के साथ मिलकर वह अपने यूगोस्लोवाकिया संघ कहलाता। अमेरिका ने यह स्वीकार नहीं था कि कोसोवा की सर्बिया से पृथक रहने की रणनीति के अंतर्गत अमेरिका नाटो में सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की। 4 फरवरी 2003 को नया संविधान लागू होने से चेकोस्लोवाकिया का नया नाम सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया। नए संविधान के अंतर्गत सर्बिया और मोंटेनेग्रो को एक संघ के रूप में बंधे रहने की बाध्यता 3 वर्षों के लिए रखी गई। 3 जनवरी 2006 को मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्र और संपूर्ण रिपब्लिकन ऑफ मोंटेनेग्रो घोषित किया। सर्बिया को सेवा की स्वतंत्र राज्य में छिटकाने लगा और 17 फरवरी 2008 को कोसोवा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार की। अब जिसे अब तक 75 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने मान्यता प्रदान की थी, विघटन की इस प्रकृति से पड़ोसी चेकोस्लोवाकिया को अपनी चपेट में ले लिया और आर्थिक असमानताएं और जातीय भेदों के विघटन की मांग बल पकड़ी गई और चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने 19 जून 1992 को एक समझौता हुआ, जिसमें 75 वर्षों से पुराने चेकोस्लोवाकिया को विभाजित कर दिया। इस प्रकार हमने यूरोप के विघटन प्रवृत्तियां पढ़ी। आज तक हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या में नई
साम्यवादी का अवसान, जर्मनी का एकीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र संघ का बदलता परिवार, सैन्य गुटबंदी का घटना महत्व, नाटो का पूर्वी की ओर फैलाव, बाजारों अर्थव्यवस्था, यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ता कदम, नवनिवेशवाद, राष्ट्रपति बुश की नई अर्थव्यवस्था और यूरोप के विघटन की प्रवृत्तियां। अब हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।